मैंने एक अपना एक सीरीज मान ली, लेट्स से n1a गिव्स n2b गिव्स n3c। अब यहाँ पे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाले के अंदर जो है पर्टिकुलर फॉर्मूलाज काम के हैं। हाँ, आज नया चैप्टर चालू हो जाएगा भैया, लेकिन ये मतलब अभी लास्ट पार्ट चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k1 है, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k2 है। ठीक है, तो n1a गिव्स n2b, फिर n2b ने n3c दिया। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे कुछ एक टर्म्स ध्यान रखनी है, कुछ एक फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको इस पूरे डेरिवेशन में कुछ ध्यान नहीं रखना। करवा भी दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। स्टिल अगर किसी को चाहिए तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा, समझा भी दूंगा। अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो तो कि सर हमें तो पूरा डेरिवेशन करना है, तो मेरे को कोई उसमें हर्ज नहीं है। बट क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर भी नहीं रखा तो आप बस हाँ हूँ ना नू करे जाओगे, मजा नहीं आएगा समझने में। यहाँ पे जो आप सीरीज रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो तो अपनी नॉर्मल आएगी, कितनी, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। जब अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले रिजल्ट जो है वो इस पर डिपेंड है, और उन रिजल्ट के बेस पे सवाल आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे वो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो k1 ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 ब्रैकेट ई रेज टू द पावर माइनस k1 इंटू टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k2 इंटू टी। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 k2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k1 इंटू टी माइनस k1 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k2 इंटू टी। ये तीन वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सीरीज रिएक्शन के केस में ये तीन फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, यहां से आप ये सीखोगे कि वाई वी कॉल्ड द स्लो स्टेप एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो अपन ऑर्गेनिक में मुंह उठा के बोल देते हैं वो क्या है, क्यों है, कैसे आया, वो समझिएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी। ठीक है, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k1 है और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k2 है। भैया जब आप इनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे, इतना आपको बात समझ में आती है कि a पहले b में कन्वर्ट हुआ और वो b फर्दर c में कन्वर्ट हो गया, तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो a गिव c है। हियर b इज द इंटरमीडिएट। इतनी बात तो आप समझते होगे, ठीक है कि नहीं। जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो इसका ग्राफ आया इस रिएक्शन का कि a ने जब b दिया और b ने जब c दिया, वेयर b इज द इंटरमीडिएट, तो ग्राफ कुछ ऐसा था कि जैसा कि अपन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, A इज द रिएक्टेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है। और B इज द प्रोडक्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो भाई साहब इंटरमीडिएट थे, इंटरमीडिएट का जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया कि B जो है वो इनिशियली तो बढ़ा लेकिन फिर बाद में घटा। ठीक है, बी का ग्राफ कुछ ऐसा आया कि बी जो है वो इनिशियली बढ़ा और बाद में घटा। अब बी जब इनिशियली बढ़ा और बाद में घटा तो ऑब्वियस सी बात है उसने ये पीक ऑफ द कर्व अचीव करा होगा। इतनी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है ये उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, जो ये वाला पॉइंट है। तो ये जो टाइम का एक्सप्रेशन आया जहां पे बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम थी, इस टाइम को अपन टी मैक्स नाम दे देते हैं। हाँ भाई, इस टाइम पे इस बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो इस टाइम टी मैक्स का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, टी मैक्स इज इक्वल टू, ये भी जनरल याद रखने वाली बात है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तो मैं इनके बाद ही समझाऊंगा। टी मैक्स का जो मेरा एक्सप्रेशन आया वो ये था, 1/k1 माइनस k2 ln k1 अपॉन k2। ये टाइम मैक्स का एक्सप्रेशन है, और इस जगह उस बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है वो भी मैक्सिमम निकलेगी। उसका क्या एक्सप्रेशन होगा वो मैं लिख रहा हूं, फिलहाल आप इतना लिख लीजिए बस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी और सी आपको ध्यान रखना है।
अब इस टी मैक्स पे जो बी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ रही है, एक लास्ट ये एक्सप्रेशन लिख लो, उसके बाद अपन लॉजिक पे आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं, क्या चल रहा है इतनी देर से। ए नॉट के टू अपॉन के वन की पावर के टू अपॉन के वन माइनस के टू, ये बी मैक्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये अपने आप लिख लीजिएगा। फिलहाल अब जो मैं कह रहा हूं बस उस पर ध्यान दे, क्या सीन चल रहा है। अपन ने जो रिएक्शन लिख रखी थी वो ये लिख रखी थी, कंसिडर द रिएक्शन ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी, है ना, बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k1 है, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k2 है। लेट मैं ये मान के चल रहा हूं दैट k2 इज मच 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 ग्रेटर देन k1। अब अगर k2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है k1 से, तो बताओ रेट किसकी ज्यादा होगी, k2 की कि k1 की? तो k1 k2 क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट होते हैं। तो अगर किसी का रेट कांस्टेंट ज्यादा है मतलब उसकी रेट ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। तो क्योंकि k2 इज मच 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 ग्रेटर देन k1, तो ये बात कंफर्म है कि ये वाली जो स्टेप होगी वो फास्ट होगी और ये वाली जो स्टेप होगी वो स्लो होगी। ठीक बात है। सिंस k1 इज लेस, तो कंफर्म बात है कि फर्स्ट वाली जो वो स्लो होगी और सेकंड वाली जो है वो फास्ट होगी। अब समझो, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन निकला था वो क्या निकला था? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का जो एक्सप्रेशन था उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इट इज ए नॉट के टू माइनस के वन, ब्रैकेट के अंदर के टू, वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी, माइनस के वन, वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टू इंटू टी। ये अपना एक्सप्रेशन था। अब आप लोग जो है वो आप लोग ये कह रहे हो कि के टू इज मच 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 ग्रेटर देन के वन, तो क्या मैं के टू के आगे के वन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? क्या मैं के टू के आगे के वन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो हटा दो, ये यहां से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, ए नॉट अपॉन के टू। अब ई की पावर के टू अगर बहुत ज्यादा है तो ये वाली टर्म भी नेग्लिजिबल हो गई, मानोगे कि नहीं? सिंस के टू इज मच 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 ग्रेटर देन के वन, तो ई रेज टू द पावर माइनस के टू इंटू टी इज ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल टर्म, माइनस में है ना, तो ये वाली टर्म भी नेग्लिजिबल हो गई। तो एट द एंड मेरे पास क्या बचा, के टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस के वन। अब ये एक्सप्रेशन जानबूझ के इसी टर्म में लाया गया है ताकि मेरे पास जो नया एक्सप्रेशन बने वो भी के टू माइनस के वन वाला ही बने। आप यहां से देख सकते हो, अगर मैं अंदर के टू मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स ए नॉट अपॉन के टू माइनस के टू ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस के वन। अब जरा इस पे गौर फरमाइए, क्या इस K2 के आगे इस K1 की कोई हैसियत है क्या? नहीं। तो ये जो आपने नया एक्सप्रेशन बनाया है वो भी K2 माइनस K1 के टर्म में ही बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस K1 को भी यहां से नेग्लेक्ट कर दूंगा। वाई? बिकॉज K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मेरी किसके बराबर आ गई, ए नॉट अपॉन के टू कॉमन ले लेता हूं, तो वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी। यहां से मैंने के टू कॉमन ले लिया, के टू से ये के टू हो गया कैंसिल आउट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बराबर ए नॉट वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी। बोलो इस एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो ये तो मैंने क्या करा, ये मैंने स्लो और फास्ट के बेसिस पे मान लिया, बी को इंटरमीडिएट मानते हुए। ओवरऑल तो मेरी रिएक्शन मानोगे ए से सी ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी रिएक्शन के बेसिस पे एक और बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालने की कोशिश कर लेता हूं। उससे अगर कुछ कंक्लूड हो पाता है तो ठीक है, वरना देखेंगे। तो यहां पे देखिए, इफ वी कंसिडर द ओवरऑल रिएक्शन
happening A to C with a rate constant K1, then expression of C at any time t क्या हो जाएगा समझिएगा। मैंने A गिव C एक रिएक्शन मानी विद अ रेट कांस्टेंट K1। क्यों K1 कंसीडर कर रहा हूं? क्योंकि भैया K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1 है, तो K1 वाली ही स्लो स्टेप होगी, दूसरी वाली तो इतनी तेजी से हो जाएगी कि अपने को पता भी नहीं लगे। तो इसलिए जो भी रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा वो इसी K1 पे होगा, यानी कि जो मेरी उस रिएक्शन की होने की रेट होगी वो K1 के बराबर होगी, क्योंकि K2 तो इतना जल्दी हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट कंसीडर करा है वो सिर्फ K1 वाला ही कंसीडर करा है। खैर, तो बताइए प्लस डीसी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये तो अपन ने बहुत कर रखा है। प्लस डीसी बाई डी टी किसके बराबर होगा? K1 इंटू ए के, ये तो आता है। अब वी नो दैट ए की वैल्यू मेरी क्या आई है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए K1 ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाय अप्लाइंग लिमिट 0 से C, यहां मैं लिख रहा हूं DC बराबर K1 इंटू ए नॉट, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन है, बचे कुचे को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम टाइम 0 से लेके T तक, ई रेज टू द पावर माइनस K1 इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बराबर K1 इंटू ए नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस K1 इंटू टी का एक्सप्रेशन क्या होगा? -1 बाय K1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस K1 इंटू टी, अप्लाइंग लिमिट 0 से T। तो ये K1 से हो गया, ये K1 कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की वैल्यू मेरी क्या आई? ए नॉट 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस K1 इंटू टी। कब? जब आप ये लिमिट बिठाओगे, टी की जगह जब 0 बिठाओगे तो ये 1 ही बचेगा, टी की जगह जब टी बिठाओगे तो ई रेज टू दी पावर माइनस K1 इंटू टी ही आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C जो हो गया उसका मेरा एक्सप्रेशन आ गया ये। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसमें से पूछ लीजिएगा। जब आप इस C की वैल्यू और इससे पहले वाली निकाली गई C की वैल्यू को जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की वैल्यू जो है वो बराबर है। इसका मतलब अगर रिजल्ट दोनों केस में सेम है तो क्या मैं ये बोल दूं यहाँ पे जो आपने रेट कांस्टेंट माना था वो K1 माना था, हाइपोथेटिकली माना हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट माना था वो K1 माना था, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 मानते हुए जो रिजल्ट आ रहा है और दूसरे केस में K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1 मानते हुए जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों के केस में रिजल्ट सेम है। तो क्या यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं क्या कि मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है या मेरी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो मेरी स्लोएस्ट स्टेप ही है? मतलब मेरा जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है वो बस स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, फास्ट स्टेप रेट को कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो क्योंकि दोनों जगह रिजल्ट सेम आ रहा है तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? हियर द रिजल्ट इज सेम इन बोथ द केस, therefore slowest step of the mechanism is the RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, RDS का स्पीड ही इज द ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड। जिस रेट से स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी पूरी रिएक्शन भी उसी रेट से चल रही होगी। ठीक, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो वो देखो। मैंने माना था K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1, मैं यही एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पे। ऑन अप्लाइंग
दिस एक्सप्रेशन ऑन बी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 e रेज टू द पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस e रेज टू द पावर माइनस K2 इंटू टी। अब यहाँ पे चीजें देखो, K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1 है, तो यहाँ पे भी मैं K2 के रेस्पेक्ट में K1 को तो नेग्लेक्ट कर ही सकता हूँ। यहाँ से उड़ा दिया और यहाँ से उड़ा दिया, क्या बचा अंदर एक्सप्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बराबर K1 इंटू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस K1 इंटू टी अपॉन K2। हाँ कि ना? ये किसके बराबर है? तो ए नॉट ई की पावर माइनस K1 इंटू टी, ये क्या है? अरे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ही है। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, दैट K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बराबर K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? हाँ कि ना? K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बराबर K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आपने जो रिएक्शन मानी थी लेट N1 N2 N3 वो मैं 1 मान लेता हूं, तो A गिव्स B एंड B गिव्स C, ये रिएक्शन थी आपकी। इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था, इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K2 था। जरा मुझे प्लस dB बाई dt की वैल्यू निकाल के बताओगे क्या ये देख के? तो प्लस dB बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी देख के बताइए? K1 इंटू ए और माइनस K2 इंटू बी। ये समझ में आया? प्लस dB बाई dt की वैल्यू क्या होगी? K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। ये निकालना आता है, इसमें कोई डाउट? रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते थे, इसकी तो बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक, चलो। तो अब यहां से जब अपन देखेंगे तो यहाँ तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। वी नो दैट K2 इंटू बी बराबर K1 इंटू है, तो जब यहाँ से आप प्लस dB बाई dt की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस dB बाई dB इक्वल टू 0 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब K1 का जाना और K2 का निकलना बराबर हो। K1 का जाना और K2 का निकलना बराबर हो, तभी तो B कांस्टेंट रहेगा भाई। यहां से यहां K1 आया और यहां से यहां K2 निकला, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि जितना K1 आया और जितना K2 निकला वो दोनों बराबर थे, तभी तो B कांस्टेंट रहेगा, वरना B की कोई ना कोई वैल्यू तो होती। तो वो हम यहां से प्रूव करना चाह रहे हैं कि सीरीज के रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट रहता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। डाउट है तो पूछ। तो भैया ये वाली जो आप मानते हो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो लिख लीजिएगा, हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी or intermediate remains constant and it is known as steady state approximation। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे K1 का आना और K2 का निकलना दोनों बराबर थे, तभी ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, वी कैन अप्लाई स्टडी स्टेट approximation on any intermediate।
अब लेट्स से मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ कि भैया मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। ग्राफ बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने माना था ए से बी और बी से सी, आपने ये रिएक्शन मानी थी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था, इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K2 था, तो K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K1 माना था। तो मुझे बताइए ए के घटने की रेट कम होगी कि ज्यादा होगी? तो अरे यार K2 जो है वो तो भयंकर ज्यादा है K1 से, या इनडायरेक्टली बोलूं तो K1 जो है वो तो भयंकर स्लो है। तो आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नजर आएगा क्या? ए घट रहा होगा 100%, लेकिन क्या आपको ए का घटना दिखेगा क्या? मेजरेबल चेंज दिखेगा क्या? नहीं। तो अगर आप ए की लाइन ड्रॉ करना चाहो तो वो लाइन कुछ ऐसी आएगी। दिखने में ये कांस्टेंट दिख रही है लेकिन ये थोड़ी सी घट जरूर रही है, तो ये मेरी हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन मुझे बताओ कि K2 मच 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 ग्रेटर देन K1 है, तो ये तो स्लो स्टेप हुई। तो ए से बी में जाने की तो रेट बहुत स्लो है, लेकिन बी से तो सी वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा पहुंचने में। अगर ए से बी जाने की बहुत कम है लेकिन बी से सी जाने की तो बहुत तेज है। तो बताओ किसी भी चीज की बी में रहने की कैपेसिटी कितनी हुई? बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कुछ भी नहीं, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या बी कोई भी एलिमेंट जो है वो बी फेस में कितनी देर रह पाएगा? नेग्लिजिबल टाइम के लिए। तो बी का जो आप ग्राफ बनाओगे, क्योंकि ए से बी तो भैया बहुत मर के जा रहा है, लेकिन बी से सी हाथों हाथ कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बी में रहने की टेंडेंसी क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो बी का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो बिल्कुल बढ़ते हुए, लेकिन बहुत हल्का सा बढ़ते हुए बनेगा। बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी जरूर, लेकिन बी तो हाथों हाथ सी में कन्वर्ट हो गया। तो आप किसी भी टाइम पे जब बी की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे तो आपको वो बी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट नजर आएगी। वेयर एज अगर मैं सी का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो बी से सी तो वो खट जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का। डाउट हो तो पूछ लो। इसलिए इसी पर्टिकुलर स्टेट को अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ग्राफिकली भी कांस्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, और बात करते हैं नए चैप्टर की। ये इतना ही था केमिकल काइनेटिक्स जो आपका था। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। इसके नोट्स आपके ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे कल तक। अब जैसा कि मैंने बोला, फिजिकल में आप किसी भी मॉड्यूल को लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में लॉजिक लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन थ्योरी का कोई भी ईमान धर्म नहीं होता। तो इसमें उतना हु अल्लाह मत काटना कि आप कल को 4 बुक खोल के बैठो, आपको 4 लाइन अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि हाँ भाई नोटिस करने वाली बात है, तो उसे अपने नोट्स में ऐड कर देना। जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो वैसे तो मोर देन सफिशिएंट है। मेंस और मेडिकल में उसमें से उसके बाहर से कुछ नहीं आता। एडवांस भी मोस्ट प्रोबेबली सारा ही लगभग कवर हो जाता है, लेकिन एक आधी चीज अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ गई तो आ गई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपको कोई बुक पढ़ते टाइम अगर कोई एक आधी ऐसी लाइन लगे कि हाँ भाई ये ऐड कर लेनी चाहिए नोट्स में, तो वो कर लीजिएगा। हर थ्योरेटिकल चीज के पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के नाम पे कोई भी कुछ भी डाल देता है। मैं सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस चीजें बताऊंगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। मेंस के आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर मेडिकल के आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, एडवांस के 90% टू 95% सवाल बन जाएंगे। 5% की गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब बात आ जाती है सरफेस केमिस्ट्री की। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप एक बहुत कॉमन टर्म से डील करोगे, दैट इज नोन एज एडसॉर्प्शन।
एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कॉमन मतलब बहुत एक बारीक सा अंतर है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है चॉक इन इंक का, और इसका अगर आपको लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो स्पंज इन इंक का। इंक मैंने यहाँ पे दोनों जगह रेफरेंस मान दिया। तो मुझे बताइए, अगर आप के पास एक इंक की बॉटल है, ब्लैक ब्लू जो मानना हो मान लो, आपने क्या करा, आपने एक बॉटल के अंदर चॉक को डुबो दिया और एक बॉटल के अंदर आपने स्पंज को डुबो दिया, और 5 मिनट बाद मैंने दोनों चीजें निकाली। जब आप स्पंज को बीच में से काटोगे, क्या उसके अंदर का कलर चेंज हो चुका होगा, हाँ कि ना? ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्पंज को बीच में से काटोगे तो स्पंज स्पंज समझते हो ना, स्पंज अंदर से ब्लू हो गया होगा, इसका कलर चेंज हो गया होगा अंदर से। लेकिन जब आप चौक को इंक की बोतल में से निकालोगे और जब इंक को चौक को आप तोड़ोगे बीच में से, तो चौक अभी भी अंदर से वाइट ही मिलेगी। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन होता है, जहां पे जो भी आपका सॉल्यूट बोलूंगा अभी मैं इस इनिशियली इसको, जो भी आपकी चीज अकोमोडेट होती है वो सरफेस पे अकोमोडेट होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन जब आप बोलोगे तो एब्जॉर्प्शन पूरे बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिनन है, जबकि ये थ्रू आउट दी बॉडी। हाँ जी, तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो आके बस सरफेस पे अकोमोडेट होते हैं। वेयरएज जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, एब्जॉर्प्शन एक थ्रू आउट दी बॉडी होने वाला फिनोमिनन है, मतलब वो पूरी बॉडी के अंदर एक इक्वल रेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि एड्सॉर्प्शन के अंदर सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन या सरफेस पे चीजें अकोमोडेट होती हैं, अंदर से वो चीज सेम की सेम रहती है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म से डील करना है, एक होती है एड्सॉर्बेट और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट समझिए, एड्सॉर्बेट क्या होता है, सब्सटेंस विच गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। मतलब बताओ ये एड्सॉर्बेट क्या हुआ, चौक हुआ कि इंक हुआ? सब्सटेंस विच गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस। तो एक्यूमुलेट कौन हुआ, इंक हुई, किस पे हुई, चौक पे, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेट क्या हुआ यहाँ पे, इंक। व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, जिस पे रिएक्शन चल रही होती है या जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्बेट आके चिपकता है उसको आप बोलते हो एड्सॉर्बेंट। जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्बेट आके चिपकता है उसको आप बोलते हो एड्सॉर्बेंट। तो यही अपन लिखने वाले हैं, द सब्सटेंस on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent। ठीक है, मतलब यहाँ की बात करूं मैं तो ये क्या हुआ, चौक। तो एड्सॉर्बेट क्या हुआ, इंक। एड्सॉर्बेंट क्या हुआ, चौक। जो चिपकता है उसे क्या बोलोगे, एड्सॉर्बेट। जिस पे चिपकता है उसको क्या बोलोगे, एड्सॉर्बेंट। एक और प्रोसेस होती है नॉन एज डीसॉर्प्शन। व्हाट इज डीसॉर्प्शन, व्हेन
एड्सॉर्प्शन की सरफेस, सॉरी, मतलब इसको यूं मान लो कि जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे से एड्सॉर्बेट को निकाला जाता है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो चौक की सरफेस पे से जब इंक को निकाला जाएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, उसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। इंक को चौक की सरफेस पे से जब आप कुरेद कुरेद के निकालोगे, उसको हम बोलते हैं क्या? डिसॉर्प्शन। अब आगे जो आप बात करोगे वो आप बात करोगे दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस की, तो ये तो आप लोग भी कॉमन सेंस से बता सकते हो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। मैं पूछ लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा किसकी होगी? जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, इनर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, या जीरो बोल दो, ठीक है। लेकिन जब अपन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर क्वांटिटी में पूरे सरफेस पे फैलते हैं। दूसरा, इसकी बात करोगे तो इसकी रैपिड बिगनिंग होती है, मतलब आपने निकाला और आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई सरफेस पे इनके पार्टिकल चिपक गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा। सरफेस पे चिपक गए, उसके बाद क्या? कुछ नहीं, 5 घंटे बाद भी निकालोगे तो भी आपको चौक अंदर से वाइट ही नजर आनी है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो ये एक यूनिफॉर्म रेट पे होता रहता है, धीरे धीरे होगा लेकिन पूरी बॉडी में होगा, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रेट पे होगा। डिपेंड करेगा कितने टाइम तक स्पंज आपने इंक की बोतल के अंदर डुबो रखा है, जितने टाइम तक डुबो के रखोगे कलर उतना डार्क आता है। थर्ड पॉइंट, फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। एंड फोर्थ, जो कि अपन जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरफेस फिनोमिनन है। और चौथा, थ्रू आउट दी बॉडी होता है। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अगली बात करेंगे जॉर्प्शन की। व्हाट इज जॉर्प्शन? जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होने लग जाएं, कहने का मतलब जितने पार्टिकल चिपक रहे हैं उतने पार्टिकल हट भी रहे हैं, तो कहने का मतलब ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है जॉर्प्शन। इनडायरेक्टली व्हेन adsorption and desorption takes place simultaneously, then the process is called absorption. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो चार बेसिक बातें समझिएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में इसको इस तरीके से समझो, ये आपका कोई एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। इस पे आके कोई एड्सॉर्बेट चिपक रहा है, ये एड्सॉर्बेट है, ये आके चिपक रहे हैं। एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को आप बोलते हो रेसिडुअल फोर्स, ठीक है। एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को आप बोलते हो रेसिडुअल फोर्स। होता क्या है भैया,
ये मतलब अभी थोड़ा सा इनिशियल दे देता हूँ, अगली क्लास में अपन डिटेल्ड डिस्कशन हो पाएगा इस पे। जैसे आप लोग क्या है, कभी स्विमिंग पूल में गए होगे, ठीक है, स्कूल स्कूल वाले जनरली पिकनिक पे लेके जाते ही हैं। तो होता क्या है, रिजॉर्ट विजॉर्ट में जब आप लोग गए होगे तो स्विमिंग पूल रहता ही है वहां पे। तो किसी ना किसी एक के कीड़े लगे रहते हैं कि भाई होता क्या है, एक कोई दोस्त आता है और वो क्या करता है, अपने किसी दोस्त के पाँव पकड़ के खींचना चालू करता है। तो आप अपने आप को उस कंडीशन में अज्यूम करने की कोशिश करो, लेट्स से ये आप हो, ये आजू बाजू में तैरते हुए आपके लोग हैं, ठीक। नीचे से कोई आपका एक फ्रेंड आया और उसने इसको खींचना चालू करा, इसका रिएक्शन बताइए क्या होगा। खुद को अज्यूम करके बताओ क्या करेगा। अरे फियर थोड़ी ना, मतलब कहने का मैं मतलब ये चाह रहा हूँ कि नीचे वाला जब ऊपर वाले को खींचेगा तो ना चाहते हुए भी ये स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, अपने आजू बाजू वालों को पकड़ लेगा, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, अपने आजू बाजू वालों को पकड़ लेगा, ठीक है। क्यों, वो रीजन तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि नीचे के फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए वो क्या करता है, आजू बाजू वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, नीचे वाले को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सामने वाले को डुबोने के लिए। इसने इसको पकड़ के क्यों खींचा, ये तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आप भी मानोगे। आपको आजू बाजू वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला दोस्त बेवजह कीड़े कर रहा है, लेकिन क्या करें, अपन खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, आजू बाजू वालों को खींचते हैं। अब जब आप इसके रिस्पेक्ट में सोचोगे तो अब क्योंकि इसने आजू बाजू वालों के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो अब इसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू बैलेंस आउट। तो ये नीचे वाले आजू बाजू वाले भी, तो ये लोग भी तो अब डूब रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इसके आजू बाजू वालों को खींचेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, रेसिडुअल फोर्स, ठीक है। होता क्या है, पार्टिकल इसी रेसिडुअल फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए एड्सॉर्बेट के पार्टिकल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल इसी रेसिडुअल फोर्स को, भैया ये वाले क्या कर रहे होंगे, इन सबको खींच रहे होंगे नीचे वाले पार्टिकल। तो पार्टिकल इसी रेसिडुअल फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को खींचता है। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे जो एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स है वो, हाँ, आपस में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रेसिडुअल फोर्स है। अब नीचे से क्या होता है, एक पार्टिकल इनको खींचना चालू करता है, तो ये उस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर वालों को खींचना चालू कर देता है। तो जैसे जैसे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल को ये अपनी सरफेस पे अकोमोडेट करवाते जाएंगे, आप खुद ही बताओ ये रेसिडुअल फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा। इन्होंने नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए ऊपर वालों को खींच दिया, तो ये रेसिडुअल फोर्स टाइम के साथ घटेगा कि बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है, रेसिडुअल फोर्सेस डिक्रीज होते जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं अपनी कथा यहीं समाप्त कर